सबसे पहले आप सभी का स्वागत है रील रिकाउंट में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बता दूं कि इस चैनल पर मैं फिल्मों को रिकाउंट करती हूँ, पर मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ, इस फिल्म के लिए रिक्वेस्ट मेरे एक लिसनर ने की है, तो अपने व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर इस फिल्म को रिकाउंट करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगी। आज बात करने वाली हूँ 1975 की फिल्म गुलजार की लिखी कहानी आंधी। सबसे पहले बात करूंगी कि फिल्म को क्यों बैन किया गया, कब बैन किया गया और क्यों वापस बैन हटा दी गई। फिर सुनिए फिल्म की पूरी कहानी, फिर कुछ बातें होंगी गुलजार साहब के बारे में और अंत में गानों के बारे में बात करूंगी। तो शुरुआत करती हूँ फिल्म को क्यों बैन किया गया। प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश एक फिल्म बनाने वाले थे। हीरो हीरोइन उनके दिमाग में था। संजीव कुमार हीरो थे और सुचित्रा सेन हीरोइन। सचिन भौमिक इसकी कहानी लिख रहे थे। गुलजार फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे। पर जब उन्होंने कहानी सुनाई तो गुलजार को ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि किसी को पसंद नहीं आई। तो गुलजार ने कहा कि अगर सुचित्रा सेन को लेना है, कलकत्ता से मुंबई बुलाना है, तो कहानी कुछ खास ही होनी चाहिए। उन्हीं दिनों गुलजार एक कहानी लिख रहे थे, एक औरत की कहानी जो नेता बनना चाहती है और कैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी आंधियों से गुजरती है। उन्होंने झट से कहानी का बेस लाइन सुना दिया। ओम प्रकाश को ये कहानी पसंद आई और उन्होंने फिल्म बनाने की हामी भर दी। तब गुलजार ने 1 महीना मांगा और पूरी कहानी लिख डाली और इस तरह गुलजार की लिखी कहानी आंधी पर फिल्म बननी शुरू हुई। आंधी फिल्म बनकर तैयार हो गई और 13 फरवरी 1975 फिल्म रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने के ठीक 3 महीने बाद 26 जून 1975 राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। फिल्म को 20 से 22 हफ्ते गुजर चुके थे। लोग फिल्म देख चुके थे। तब बात फैलने लगी कि फिल्म की कहानी इंदिरा गांधी पर बेस्ड है। साउथ में तो पोस्टर भी छप गया, अपने प्रधानमंत्री को बड़े पर्दे पर देखें। दिल्ली की एक अखबार डेली न्यूज में छपा, आजाद भारत की एक महान महिला नेता की कहानी। अफवाहें इस कदर फैली कि कांग्रेस पार्टी जागरूक हो गई। इंदिरा गांधी भी जागरूक हुई और उन्होंने अपने 2 अधिकारियों को फिल्म देखने भेजा। वो लौटे फिल्म देखकर और उन्होंने फिल्म में कोई भी आपत्ति नहीं जताई, बल्कि फिल्म की तारीफ ही कर डाली। उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने भी फिल्म देखा और उन्होंने कहा कि फिल्म की नायिका का इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। बात बस इतनी थी, जिस तरह से नायिका के बालों को ग्रे दिखाया गया है, उनके साड़ी पहनने के स्टाइल, उनके उठने बैठने चलने के स्टाइल सिर्फ इंदिरा गांधी से मेल खाता था। 23 हफ्ते बीत चुके थे। गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहा था। विपक्षी पार्टी ने फिल्म का एक सीन जहां आरती देवी शराब पीती नजर आती है, इस क्लिप को लेकर प्रचार करना शुरू किया, जैसे कि ये सब कुछ इंदिरा गांधी ही कर रही है। इंदिरा गांधी को अपनी छवि बिगड़ती नजर आई। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों अपने चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उन्होंने फिल्म को बैन कर दिया। इस वक्त फिल्म को बैन किया गया। गुलजार साहब मॉस्को में थे। मॉस्को फेस्टिवल में ये फिल्म स्क्रीनिंग होने वाली थी। जैसे ही ये खबर आई कि इंडिया में फिल्म को बैन कर दिया गया है, मॉस्को में भी स्क्रीनिंग कैंसिल कर दी गई। गुलजार अगली फ्लाइट लेकर इंडिया लौटे। आते ही सरकार की तरफ से उन्हें ऑर्डर दे दिया गया कि फिल्म का एक सीन हटाना होगा और साथ ही ये साफ करना होगा कि फिल्म के किरदार का इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं। गुलजार जी ने फिल्म का वो सीन हटा दिया और साथ ही एक और सीन जोड़ दी, जिसमें फिल्म की नायिका इंदिरा गांधी की फोटो के आगे खड़ी होकर ये कहती नजर आती है कि ये उनकी प्रेरणा है। जे ओम प्रकाश ने भी बहुत कोशिश की कि फिल्म से बैन हटा दी जाए, पर फिल्म से बैन नहीं हटाया गया। 1977 इमरजेंसी हटा दी गई और सरकार जनता दल की आ गई। जनता दल के आते ही आंधी पर से ये बैन हटा दिया गया और फिल्म को नेशनल टीवी पर रिलीज कर दिया गया। पॉलिटिक्स के बीच फंसती आंधी फिल्म अपने मुकाम तक वापस पहुंच गई थी। यूं भी लोगों ने इस फिल्म को दिल से अपना लिया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक भाषण से, जहां एक नेता आरती देवी के खिलाफ भाषण दे रहा है। कहता है आरती देवी सबको रोटी देकर वोट चाहती है। चुनाव का समय आ रहा है। जब आरती देवी इस बात की खुलासा करती है तो दंगा छिड़ जाता है। ऐसे दंगों से दूर रहने के लिए पार्टी ये निर्णय लेती है कि आरती देवी कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह पर रहेंगी। आरती देवी के लिए दूसरे शहर में एक होटल बुक किया जाता है, जिस होटल का मैनेजर जेके है। जब आरती देवी होटल के कमरे में पहुंचती है तो कहती है, चंदन की अगरबत्ती की खुशबू, मिट्टी की सुराही, जरूर यहाँ कोई मुझे अच्छी तरह जानता है, मेरी पसंद नापसंद को जानता है। जेके अपने कमरे में बैठा है। उसके घर पर काम करने वाले काका कहते हैं कि सुना है बहुरानी आई है। काका आरती देवी से मिलने होटल के लॉन में पहुंचते हैं, जहां
आरती देवी काका को देखकर बहुत खुश होती है। काका बताता है कि साहब इसी होटल के मैनेजर है। आरती कहती है तभी मैं सुबह से परेशान हूँ कि यहाँ जरूर कोई मुझे जानता है। चूंकि जेके होटल का मैनेजर है तो होटल में ही उन्हें रहने की जगह दी गई है। कहानी एक गाने के साथ फ्लैशबैक में जाती है जहां ये समझ आता है कि आरती और जेके एक दूसरे को चाहते हैं और गाना खत्म होने के साथ ही कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। आरती जेके से मिलने जाती है, कहती है तुम तो वैसे के वैसे ही हो। जेके कहता है नहीं तो कमजोर हो गया हूँ। आरती कहती है नहीं, तुम तो कभी कमजोर नहीं थे, हाँ दुबले हो गए हो। वो नजर घुमाकर इधर उधर घर को देखती है। वो जानना चाहती है कि जेके ने दूसरी शादी की या नहीं, तो पूछती है घर को इतना साफ कौन रखता है। ये जानकर कि काका रखते हैं उसे एक सुकून सा होता है। वो अपनी बेटी के बारे में पूछती है, फिर कहती है तुम्हें सालों बाद मिली हूँ। पुरानी बात को याद करके वह कहती है मैं तो घर लौटी थी पर तुम जा चुके थे, शायद मैंने ही आने में लेट कर दिया। फिल्म की कहानी ऐसा नहीं है कि पूरा फ्लैशबैक में जाती है और फिर वापस प्रेजेंट में आती है। गुलजार ने कहानी को प्रेजेंट में ही रखा है पर बीच बीच में कहानी फ्लैशबैक में जाती रहती है। फिल्म जैसे जैसे बढ़ती है इनके रिलेशन भी समझ आने लगते हैं। जेके कहता है कि तुम्हारे बारे में तो पेपर में पढ़ता रहता हूँ। आरती कहती है हाँ हमारी जिंदगी तो खुली किताब है, सब पढ़ लेते हैं। जेके कहता है तो तुम खुश नहीं हो, इस जिंदगी के लिए तो तुमने इतना लंबा रास्ता तय किया है। यहाँ तक ये समझ आता है जेके और आरती पति पत्नी है, उनकी एक बेटी है पर अब वो साथ नहीं रहते। चूंकि गुलजार एक राइटर और एक पोएट दोनों हैं तो फिल्म में ज्यादातर अल्फाजों से ही रिश्तों या कहानी को बताया गया है। जेके कहता है मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ आता हूँ। आरती कहती है नहीं, लोग हमारे बारे में ना जाने वो ही ठीक है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। आरती के पिता एक बिजनेसमैन है और आरती विदेश से पढ़कर लौटी है। पिता का भी सपना है कि आरती एक पॉलिटिशियन बने और आरती का भी। जेके एक होटल में मैनेजर है। घटना कुछ इस तरह घटती है कि इन दोनों में प्यार हो जाता है। अपने पिता के खिलाफ जाकर आरती जेके से शादी कर लेती है। शादी के बाद एक बेटी का जन्म होता है। हालांकि आरती को इस प्यार से कोई शिकायत नहीं, पर कहीं न कहीं उसके सपने इस चार दीवारी में दम तोड़ने लगते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एक शाम वो पुरानी किला को देखने जाते हैं जहां एक फोटोग्राफर उनकी तस्वीर खींच लेता है। जेके आरती से कहता है इन सारी चीजों को दिन में देखना बहुत खूबसूरत लगते हैं। आरती कहती है दिन में कहाँ आ पाऊंगी। जेके कहता है ये जो चांद है ना इसे रात में देखना बहुत खूबसूरत लगता है, बस हर 15 दिन में अमावस्या आ जाता है। आरती कहती है हाँ पर इस बार अमावस्या लंबी थी ना, 9 साल लंबी। यहाँ ये समझ आता है कि इन दोनों को अलग हुए 9 साल हो चुके हैं। अपनी छोटी छोटी तकलीफ को जिस तरह अल्फाजों में पिरोकर गुलजार ने प्रेजेंट किया है, फिल्म देखकर ये समझ में आता है कि कहानी किसी पोएट ने ही लिखी है। ऑपोजिशन पार्टी को आरती और जेके के साथ की तस्वीर मिल जाती है जो पेपर में भी छप जाता है। अब पार्टी के सारे सदस्य भी आरती पर शक करते हैं। पार्टी की बदनामी होने लगती है। सारे शहर में पोस्टर तक छप जाता है। पार्टी की बदनामी होता देख सब आरती देवी से कहते हैं कि आपको वापस जाना चाहिए। आरती देवी कहती है ये काम मैं अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगी और वो प्रचार को निकलती है। इसी बीच लोग भड़क उठते हैं और आरती जख्मी हो जाती है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है जहां आरती पार्टी ज्वाइन करना चाहती है पर जेके इसके खिलाफ है। आरती कहती है तुम होटल का काम छोड़कर कुछ बड़ा बिजनेस क्यों नहीं करते। जेके कहता है तुम बड़े बाप की बेटी हो, नेता बनना चाहती हो, मेरी बीबी कहलाने में शर्म आती है तो तुम जब चाहो जा सकती हो। आरती एक लेटर लिखकर कि मैं आज रात घर नहीं लौटूंगी, मैं पार्टी में खड़ी हो रही हूँ। वो कहती है कि पेपर जमा करना है तो तुम्हारा साइन चाहिए, तुम नहीं करोगे तो मुझे पार्टी को कहना होगा हम अलग हो चुके हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। होटल में एक आदमी आरती को उल्टा सीधा कहता है जिससे जेके भड़क जाता है और उसे झगड़ा कर बैठता है और गुस्से में वो सबके सामने आरती पर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम्हारे सियासत में ये गंदी पॉलिटिक्स चलती होगी, मेरी जिंदगी में इन ऊंची हरकतों की कोई जगह नहीं। वो कहता है लोगों में दम है तो मुझसे पूछे कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुमसे क्या पूछते हैं, तुम्हें तो खुद भी नहीं पता कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है और है भी या नहीं। पार्टी के सामने इस तरह आरती पर जेके को चिल्लाता देख पार्टी के सभी लोग दंग रह जाते हैं। सब कहते हैं कि इतनी बड़ी नेता होकर होटल के मैनेजर से इश्क लड़ाती है। अब आरती का सब्र टूट चुका है। वो गुस्से में कार लेकर एक सभा में पहुंचती है जहां एक भाषण प्रचार हो रहा है। ऑपोजिट पार्टी उनकी बदनामी कर रही है। आरती वहां पहुंचती है और कहती है कहो जो कहना है, मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आई हूँ, न्याय मांगने आई हूँ। वो जनता से कहती है आपको भी यही जानना है ना
कि होटल के मैनेजर से मेरा क्या रिश्ता है। वो कहती है कि मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानने का इतना ही शौक था तो बता देते। मैं खुद मिलाती उनसे कि ये मेरे पति हैं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। आरती के इस बयान से लोगों का नजरिया बदल जाता है। लोगों की नजरों में आरती के लिए एक सम्मान जागता है और भीड़ चिल्लाने लगती है, आरती देवी की जय। तभी वहाँ जेके आ जाता है। आरती कहती है मैं वापस घर लौटना चाहती हूँ और वो जेके के साथ चली जाती है। रास्ते में जेके कहता है आरती ये अच्छी बात है कि तुम घर लौट रही हो, पर हार कर मत लौटना। मैं तुम्हें हारा हुआ नहीं देखना चाहता, न घर पर न बाहर। तुम्हारी हार मेरी जीत नहीं हो सकती। फिल्म का एंड जहाँ आरती देवी इलेक्शन जीत जाती है। अब चूंकि वो घर लौट चुकी हैं, पर इस बार फैसला जेके लेता है और कहता है कि तुम्हारा जाना जरूरी है। जो काम शुरू किया उसे पूरा कर लो। मैं हमेशा तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। जाते हुए आरती देवी जेके के पैर छूती है। जेके उसे हेलीकॉप्टर तक छोड़ता है। दोनों का हाथ एक दूसरे से छूट जाता है एक लाइन के साथ। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरौंदों ने, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। यही फिल्म का एंड है। फिल्म का लास्ट सीन और कई सवालों के साथ आप घर लौटते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो सवाल आता है कि करियर और परिवार में हमेशा क्या एक को चुनना ही पड़ेगा, और अगर आप मेल हैं तो सवाल आता है क्या कहीं कोई कमी मुझसे तो नहीं रह गई अपनी जिम्मेदारी निभाने में कि उसे एक को चुनना पड़ रहा है। पर मेरे ख्याल से फिल्म का एंड बहुत खूबसूरत था, जहाँ एक पति कभी अपनी पत्नी को हारा नहीं देखना चाहता, पर कभी कभी ये बात समझते समझते देर हो जाती है। गुलजार ने जितनी खूबसूरत कहानी लिखी उतना ही खूबसूरत डायरेक्ट किया उन्होंने। जेके के रोल में संजीव कुमार, आरती के रोल में सुचित्रा सेन, गुलजार और राइटर कमलेश्वर अच्छे दोस्त थे। जिन दिनों गुलजार इस फिल्म की कहानी लिख रहे थे और करीबन ये तय था कि इस कहानी पर फिल्म बनना है। काली आंधी उपन्यास पब्लिश हुई और पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा आपकी कहानी आपको समर्पित। गुलजार को पहला कॉपी भी उन्होंने भेजा, जिस किताब को गुलजार ने आज तक संभाल कर रखा है। हालांकि इस बात पर कई अफवाहें हैं कि कहानी को पहले किसने लिखा, बस इस बात का खुलासा खुद गुलजार जी ने किया है। शबा की किताब आंधी इनसाइट इनटू द फिल्म में कई साल बाद गुलजार ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि फिल्म की कहानी का इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं था, बस कहानी एक महिला नेता की थी और उस वक्त इंदिरा गांधी से स्ट्रॉन्ग वुमेन कोई नहीं थी। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को पोर्ट्रेट करना था तो मैंने बस उनका लुक उनसे उधार ले लिया। वो मात्र इस कैरेक्टर की प्रेरणा थी। फिल्म में 4 गाने थे और म्यूजिक आर.डी. बर्मन का था। पहला गाना इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें। दूसरा गाना तुम आ गए हो नूर आ गया है। तीसरा गाना तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। और चौथा सलाम कीजिए। सिर्फ इस गाने को रफी जी, अमित कुमार और भूपेंद्र ने गाया था। बाकी तीनों गाने किशोर कुमार और लता जी ने गाए। उनके गाने इतने खूबसूरत थे कि हम में से करीबन लोगों के बेस्ट गानों के लिस्ट में इन गानों का नाम जरूर होगा। आंधी अपने नाम की तरह कई आंधियां लेकर आई, पर अफवाहों का क्या, आती है जाती है और वक्त के साथ हर आंधी थम जाती है। अगेन फिल्म को क्यों देखें कहने की जरूरत नहीं। गुलजार की कमाल की राइटिंग और डायरेक्शन तो थी ही, पर आर.डी. बर्मन के गाने इस फिल्म को और भी खूबसूरत बनाते हैं। गुलजार की कहानी बिल्कुल फ्रेश और न्यू तो थी ही, साथ ही संजीव कुमार और सुचित्रा सेन लाजवाब एक्टिंग। फिल्म को जरूर देखें, बेहद ही खूबसूरत फिल्म। लिंक मैं नीचे जरूर दूंगी, अपना कमेंट मैसेज कुछ भी लिखना ना भूलें। फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी और फिल्म के रिकॉर्ड के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहिए मेरे साथ रील रिकॉर्ड।